महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का दौर समाप्त हो गया है। मुंबई में भी अब रिजल्ट बाहर आ गया। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने मुंबई को एक प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था और यकीनन यहां पर भारतीय जनता पार्टी महायुति, शिवसेना महायुति ने यहां पर शीर्ष पर अपनी मोहर लगाई। उबाठा और मनसे को पिछड़ना पड़ा। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा पिछड़ाव नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें पिछड़ना पड़ा। कई ऐसे दल हैं जो अपनी इमेज को बनाए और कुछ लोगों ने अपनी इमेज को बिगाड़ दिया। तो यहां पर समाजवादी पार्टी भी लड़ी, राष्ट्रवादी भी लड़ी। तो राष्ट्रवादी का दूसरा खेमा शरद पवार गठ भी लड़ा। शरद पवार गठ कमजोर दिखे, तो वहीं शिवसेना शिंदे को अच्छा मौका मिला। तो यहां पर इसी दौर में एक पॉलिटिकल पार्टी जो है मजलिस, ऑल इंडिया मजलिस ने मुंबई में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में एक अपना परचम ऐसा लहराया कि जिसके सामने बड़े दिग्गजों को भी पसीना आया। आज के माहौल में आप देखेंगे तो एमआईएम ने 125 सीट महाराष्ट्र में लेकर एक विजयी पताका लहराया। हमारे साथ में इस समय स्टूडियो में मौजूद है तौफीक शाह जी, जो कि कुर्ला के तालुका अध्यक्ष हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि ये एक क्या खासियत रही कि एमआईएम आज इतने बड़े स्तर पर अपने आप को लेकर आ गए। तौफीक जी, आप बताएं कि इसकी क्या खासियत रही। धन्यवाद आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि एमआईएम जो आपकी पार्टी है, उस पार्टी ने ऐसा क्या किया कि महाराष्ट्र में 125 सीट आपकी आई। अस्सलाम वालेकुम। मैं तौफीक शाह, एमआईएम कुर्ला तालुका अध्यक्ष। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र की जनता ने इस बार किया है वो इतिहास रच दिया है और लोगों को ये पता चला है कि एमआईएम जो है वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, दलित की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, मराठियों की पार्टी है। आज आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम बहुल इलाके को छोड़ के जो कम मेजोरिटी की जो सीटें थी, जहाँ पे 25% मुस्लिम थे, 30% मुस्लिम थे, वहाँ पे भी पार्टी ने परचम लहराया है। तो इसमें मेन योगदान जो रहा है वो असद साहब, अकबर साहब, इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने रात दिन महाराष्ट्र की कैंपेनिंग की है, रात दिन उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। मुंबई के अंदर भी वो लोगों ने चुनाव प्रचार किया है। उसी का ये नतीजा निकल के आया है। लोग आज जाग रहे हैं, वो देख रहे हैं कि लोग जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उससे थक चुके हैं लोगों को अब काम चाहिए। जब तक कि आप काम नहीं करोगे, इसी तरह से आप बाहर हो जाओगे। एमआईएम पार्टी ने जो काम किया महाराष्ट्र के अंदर, डोर टू डोर कैंपेनिंग, लोगों को जागरूक करना, उसी का ये नतीजा निकल के आया है कि महाराष्ट्र के अंदर आज मजलिस को 125 सीटें जीत के मिली। तौफीक भाई, आप ये बताइए कि आज का जो माहौल है, जो ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन में हमने देखा कि इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का गोवंडी क्षेत्र से सुपड़ा साफ है। अब वो आसिम आजमी के क्षेत्र में पूरी तरह से यहाँ पर तहलका मचा दिया आपके पार्टी ने। तो ऐसे में क्या लगता है कि अगला विधानसभा उनके लिए या आपके लिए चैलेंजिंग होगा? नहीं, हम लोगों के लिए तो चैलेंजिंग है ही नहीं ना। हम लोगों के लिए चैलेंजिंग कहाँ है। आज मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा की जनता ने एक मैंडेट दिया, हमको पावर दिया, ताकत दिया कि आप इस ताकत को देखते हुए आप अगर देखोगे तो विधानसभा चुनाव में हमें सिर्फ अपना कैंडिडेट दे देना है वहां पे, और इंशाल्लाह जो हमारे कॉर्पोरेटर जीत के आए हैं ये इतना काम करेंगे कि विधानसभा चुनाव के अंदर हम लोगों को हमारा विधायक बिना बोले वहां से चुन के आएगा, क्योंकि जो कॉर्पोरेटर्स है ये जीतने से पहले इतना काम कर रहे थे वहां पे, उसी का ये नतीजा निकल के आया है। लोग जाग गए हैं। हाँ, समाजवादी का बात, समाजवादी आज इतने सालों से वहां पे राज कर रही थी, एक काम नहीं किया उन्होंने। जनता काम देख रही है। आपका वीडियो बनाने से, सोशल मीडिया पे डालने से कि वो सोशल मीडिया का वीडियो काम में नहीं आएगा, आपको काम करना पड़ेगा जनता का। उसी काम का ये नतीजा है कि आज गोविंदी मानपुर विधानसभा के अंदर हमको 6 सीटें जीत के मिली और इंशाल्लाह आता विधानसभा में
हमारा विधायक वहां पे पक्का है। तो ये थे तौफीक भाई, तौफीक शाह। इनका कहना है कि काम बोलता है, काम अगर सही करेंगे तो गोंडी ही नहीं पूरे मुंबई में कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकेंगे। हमारे साथ में एक और यहाँ पे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मिस्टर अकील खतिक, जो कि एक समाज सेवक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी एक विशेष स्थानी है। हम उनसे जानेंगे कि जिस तरह से मुंबई में बदलाव हुआ, आज उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना के 2 गठ होने के बाद भी उन्होंने अच्छी खासी बढ़त बनाई। हालांकि मुंबई पे काबिज होने में वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए, सेना और बीजेपी को मौका मिल गया वहां पर, लेकिन फिर भी आजकल के माहौल में इतने संघर्ष के बाद में भी उबाठा ने अपना एक विशेष अस्तित्व बनाया है। तो हम जानना चाहते हैं कि उबाठा के लिए अगला संघर्ष क्या होगा। अखिल भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद कहता हूँ। और आज जैसा आपने कहा कि उबाटा जो है वो बहुत ही स्ट्रगल करके अभी चली है और सेकंड नंबर पे चल रही है। मैं आपको बता दूं कि ये एक राजनीति जिस तरीके से की गई थी वो एक मैं समझता हूँ उद्धव ठाकरे साहब ने जो डिसीजन लिया, जो मनसे के साथ में टाई अप करके, मेरे हिसाब से एक मुस्लिम होने के नाते मैं समझूंगा कि वो गलत डिसीजन था। आज एमएलए से लेके एमपी से लेके हर इलेक्शन में मुस्लिम वोटर्स आपके साथ में जुड़े रहे। जब से आप मुख्यमंत्री बने हो उस वक्त से लेके आज तक का मुसलमान आपसे काफी जुड़ा है। और मैं समझता हूँ दूसरी अदर्स पार्टियों को छोड़कर आपके साथ आने भी तैयार था। आपने जिस वक्त मनसे से युति की, वहां पे वो मनसे जो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़वाने का काम की, वही मनसे जिन्होंने मस्जिदों के भोगे उतारने की बात की है, वही मनसे जिन्होंने माहिम दरगाह के जो समंदर में जो दरगाह है, छिल्ला है, उसको अतिक्रमण हटाने की बात की। तो आज मुसलमान कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं दिलों में ठेस पहुंची थी, इसीलिए आज उनको ये चीज देखनी पड़ी। अगर शायद मेरे हिसाब से अगर ये युति नहीं होती और किसी के साथ होती तो शायद आज उद्धव ठाकरे जी अपना मेयर खुद बना सकते थे। तो सही बात है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पूरे चुनाव को धार्मिक रंग दे दिया जाता है। जैसे कि हिंदू मुसलमान, अक्सर सभी पॉलिटिकल पार्टियां, प्रोमिनेंट जो बड़ी पार्टियां हैं वो अक्सर यही करती हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये हिंदू मुसलमान मुद्दा, धार्मिक मुद्दा आगे भी काम आएगा? तौफीक भाई, देखिए, ये धर्म की राजनीति जो लोग कर रहे थे उनको महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है। अगर धर्म की राजनीति होती तो महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी को इतनी सीटें जीत के नहीं आती है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके से तो जीत के आए हुए हैं। अदर सीटें जो थी जहां पे 20%, 30%, 40% मुस्लिम थे, वहां पे भी हमारे कैंडिडेट जीत के आए। तो जो धर्म की राजनीति है वो महाराष्ट्र में अब नहीं चलने वाली है, ये तो कंफर्म हो चुका है। अखिल भाई, धर्म की राजनीति तो चली रही है हमारे यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पे अभी मराठी मानुस की राजनीति भी आ गई थी इस वक्त। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस तरीके से वोट करना चाहिए था कि भाई जो हमारे मुंबई का, महाराष्ट्र का विकास हो सके, विकास के नाम पे किसी पक्ष ने वोट नहीं मांगा। मैं जहां तक समझता हूँ हर पार्टियों को विकास के नाम पे लड़ना चाहिए था, धर्म के नाम पे या मराठी मानुस के नाम पे नहीं। तो अखिल भाई का कहना है कि विकास के नाम पर जरूर वोटिंग होनी चाहिए थी, और वोटिंग भी अक्सर देखा जाए तो ये पूरी तरह से धार्मिक मुद्दे को तोड़कर हुआ है। इसीलिए तो ये पूरी तरह से यहाँ का जो माहौल है मुंबई, वो मुंबई में जिस परसेंटेज का ख्याल रखे थे, जिस परसेंट की आस रखे थे, वो परसेंटेज नहीं मिल पाया भाजपा और शिवसेना महायुति, और उसकी जगह पे उबाठा ने अपना मुकाम बनाया। उनको मनसे ने अपना जो धार्मिक और मुंबईवाद था उससे परे हटके भी उसने अच्छा काम किया। ओवरऑल एमआईएम जो है, ओवैसी साहब और उनकी टीम को कभी कभी भारतीय जनता पार्टी का समर्थित या संरक्षित पक्ष या व्यक्ति कहा जाता है। तो सर, इसके ऊपर क्या आप कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं कि बीजेपी की बी टीम है एमआईएम। बीजेपी की बी टीम जो बोलते हैं उनको इस बार पता चल चुका है कि राज ठाकरे जैसे आदमी ने बताया कि हम अलायंस कर लेंगे उद्धव साहब के साथ में। बहुत सारी चीजें हुई मुंबई के अंदर,
लेकिन मुंबई की जनता ने ये साबित कर दिया है कि तुम्हारी धर्म की राजनीति जो है, अजान का मुद्दा हो गया, राज ठाकरे ने उठाया, हनुमान चालीसा का मुद्दा राज ठाकरे ने मस्जिदों में पढ़ाएंगे, नितेश राणे ने बोला मस्जिद में जाएंगे, तो ये सब चीजें है जनता ने नकार दिया है। आप देखिए मुंबई के अंदर हमारी 8 सीटें आई हुई, धर्म की राजनीति करने वाले के ऊपर ये मुंह पे तमाचा है उनके। अगर धर्म की राजनीति करने वाले इसी तरह से करते रहेंगे तो उसको ये जनता ने दिखाया है कि बीजेपी की बी टीम एमआईएम को बोलने वाले लोगों को ये तमाचा है कि आज देखिए महाराष्ट्र के अंदर 125 सीट है। तो यानी कि ये ऐसा कुछ विवाद का जो विषय नहीं है, ये लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जाती है, या विरोधी पक्ष या भाजपा की तरफ से ही ये अफवाह फैलाई जाती होगी? ये सिर्फ अफवाहों का बाजार है। असद साहब ने क्लियर साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र की जनता जाग चुकी है, किसी की बी टीम किसी की सी टीम बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता जागरूक हो चुकी है और महाराष्ट्र का मुसलमान जागरूक हो चुका है। उन्होंने देख लिया है कि एमआईएम पार्टी क्या है, ये हमारे मुद्दे उठाने वाली हमारी पार्टी, हमारे ऊपर बात करने वाली, हर विषय पे मुसलमानों पे एमआईएम बात करती है, उसी का रिजल्ट मिला 125 सीट। सर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जैसे जिस तरीके से आपने सवाल किया कि एमआईएम को बी टीम कहा जाता है, मैं समझता हूं आज की तारीख में काफी पार्टियां ऐसी हैं जिनको बी टीम भी कहा जा सकता है, क्योंकि पार्टियों में रहते हुए अलायंस करते हुए बाहर से लड़के दिखाते हैं, फिर वहीं समर्थन चला जाता है। मैं आपको बता दूं कांग्रेस की बात, वर्षा गायकवाड़ ने मुंबई में जिस तरीके से कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़वाया, वन साइड इलेक्शन की बात की कि हम अकेले लड़ेंगे, वंचित से युति की, उसके बाद में पूरी सीटों में से 30 सीटें नहीं लड़ाई। तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन यहाँ से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी अबू हाशिम उन्होंने भी पहले ही बता दिया था हम भी अलग लड़ेंगे। तो ऐसा क्या हो गया कि मिल के लड़ना बेहतर नहीं समझा, यानी समाज को गुमराह करने का काम इन दोनों पक्षों ने किया है मेरी नजर में। सही बात है, सही बात है। ये पॉलिटिकल पार्टी दिखावे के लिए वो अपना स्वार्थ सबसे पहले आगे रखती हैं और दिखावे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर कांग्रेस भी कई जगह पे इंडिपेंडेंट लड़ी, तो राष्ट्रवादी ने पुणे में अपने ही दूसरे पक्ष से युति कर ली। तो ऐसे कई एंगल हैं जिसके ऊपर हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ब्लेम नहीं किया कर सकते हैं कि जो वो किसी एक पार्टी को समर्थन दे रही है। अब अगला मुद्दा आता है कि एमआईएम जो मजलिस है, ऑल इंडिया मजलिस पार्टी आपकी, ये आगे बढ़ रही है और अब तो लोगों की नजर में आने लगी है पूरी तरह से। पहले बिहार में परचम लहराया, उसके बाद में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में पश्चिम बंगाल। आपको क्या लगता है? देखिए ये तो कारवां बहुत बड़ा है इंशाल्लाह, और ये चलता ही रहेगा। और इंशाल्लाह अब पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक है और चुनाव होने ही वाला है, और असद साहब इंशाल्लाह वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। वहाँ के कुछ लोगों से मुलाकात भी असद साहब की हुई है हैदराबाद में, अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला है। और इंशाल्लाह विधानसभा चुनाव जो है पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, और इस लड़ाई में हमारे महाराष्ट्र के जो बड़े पदाधिकारी है ये सब जाने वाले हैं, और ये चुनाव पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, और इंशाल्लाह वहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी हमें अच्छी कामयाबी मिलेगी। अखिल भाई क्या है? मैं एक बात कहूंगा, हमारे अजीज दोस्त जिन्होंने अभी जो कहा इन्होंने, अभी असल में एमआईएम ने जब भी इलेक्शन लड़ा, कहीं पे भी जीत हासिल की, वो दूसरी बार कभी जीत के नहीं आई। ऐसा क्यों? सबसे पहला सवाल ये बनता है कि आपकी पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी खामी हो जाती है जहां पर एक बार एमएलए चुन के आता, उसके बाद नहीं चुन के आता, एक बार एमपी चुन के आता, उसके बाद नहीं आता। अभी इस वक्त जो नगर सेवक आया है, शायद उसके बाद हो सकता है, ऐसा मेरी बात गलत हो, मगर मैं जहां तक देखता हूँ नजरिए से, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो उस तरीके से मैं देखता हूँ कि भाई नेक्स्ट टाइम पे आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए अभी इन्होंने बताया कि जो एक बार चुन के आते हैं दोबारा नहीं चुन के आते। मैं इसका जवाब आपको बताना चाहता हूं कि हैदराबाद तो चलो ठीक है, जो भी है, हैदराबाद के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा। मजलिस ने बिहार में 5 सीट जीती थी इससे पहले, वापस से अभी 5 सीट जीती है, और 6ठी सीट पे हम कुछ ही मार्जिन से पीछे रह गए। तो उसका ये रिजल्ट दिखाता है कि ये गलत बात है, इसके ऊपर नहीं। दूसरी बात है, मुंबई के अंदर हमारे 2 कॉर्पोरेटर जीते हुए थे, आज हमारे 8 कॉर्पोरेटर जीते। तो उसका ये काम है, मजलिस का ये काम है, लोगों को जोड़ना, लोगों से मिलना। आज 2 से हम बढ़कर 8 पे आए हैं, तो ये कम नहीं हुए, ये बढ़े हैं ये हमारे। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ किसी पक्ष पर या आपकी पार्टी पर, मैं जो सच्चाई है वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने कहीं ना कहीं ये चीज देखा है कि पार्टी कहीं ना कहीं बढ़ने नहीं देती है लोगों को।
इस तरीके से कई मैं लोगों में चर्चित रहता हूँ तो लोग काफी चीजों की डिस्कस करते हैं कि भाई एक बार जीतने के बाद में पार्टी का कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, फिर उसको टिकट नहीं दी जाती या उसको किसी कारण हार का सामना करना पड़ता है। क्या हार का सामना इसलिए करना पड़ता है या उन्होंने काम नहीं किया, ये चीज का क्या रीजन हो सकता है? खैर मैं ये बताऊंगा आपको इस मुद्दे के ऊपर कि काम जो है बोलता है, आपने ही कहा था ये कि काम बोलता है, और शायद एमआईएम को अभी तक उतना मौका नहीं मिला था, लेकिन अब तो खुलेआम मुंबई ने भी 8 सीटें दी है, तो अपने 8 सीट को 18 करें, 18 से 80 कर सकते हैं। तो ये करने के लिए वो जज्बा क्या है एमआईएम के पास? सर ये जज्बा ही था ये जज्बा ही था कि मुंबई की जो टीम है ये पूरी तरह से एक्टिव होके काम कर रही थी। उसी का ये जज्बा था कि 2 सीट से आज 8 सीट पे हुए हैं, और इंशाल्लाह इस काम को आगे इतना लेके जाएंगे कि ये 8 से 28 जाएगी। इंशाल्लाह ये 8 से 28 जाएगी। ये काम बोलेगा एमआईएम का। जो लोग इल्जाम लगा रहे थे हमारे ऊपर बी टीम सी टीम, वो लोगों का तो मुंह काला हो चुका है, वो बोल नहीं पा रहे हैं अभी। मेरा एक सुझाव रहेगा एमआईएम पार्टी के लिए, मुंबई के लिए, खासतौर से मुंबई महाराष्ट्र के लिए, कि ओवैसी साहब हो या इम्तियाज जलील साहब हो, थोड़ा सा यहाँ पर तवज्जो दे। जो ग्राउंड पे जो पदाधिकारी जो आप चुनते हो उनको एक्टिव करे। कई जगह ये सुनने में आता है कि भाई इलेक्शन के वक्त ही एमआईएम पार्टी दिखती है, उसके बाद में कहीं पे भी कोई पदाधिकारी नजर नहीं आता। आज तक का मैं समझता हूँ पूरे मुंबई में आज तक का बॉडी भी पूरी नहीं कर पाई, जबकि हमको ग्राउंड पे उतरने के लिए, अपनी फील्ड तैयार करने के लिए अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारियों को रेडी रखना पड़ता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट है मेरी एक तरह से कि भाई एमआईएम पार्टी इस चीज पर ध्यान दे जल्द से जल्द और लोगों को एक्टिव करे। टोटल जो आपकी बॉडी बनती है मुंबई लेवल की, महाराष्ट्र लेवल की, आज तक का वो पूरी नहीं हो पाई, उसको पहले पूरी करें, उसके बाद आप अपना सेहरा खुद अपने गले में ले सकते हो। सही बात है। ये थे अखिल भाई और तौफीक भाई, आप लोगों का जो तजुर्बा है और आकलन, जो राजनीतिक आकलन जो इस समय दिखा रहा है, तो एमआईएम ने अच्छी खासी बढ़त बनाई। पूरी तरह से सर्वोच्च शिखर पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक वसब और अपनी एक धड़क मुंबई में ही नहीं महाराष्ट्र में दिखाई है। आगे का जो रुख होगा वो उनके काम के ऊपर गिना जाएगा। अखिल भाई ने जैसे यहाँ पे बताया कि पक्ष को मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, ये लोगों ने अपने अपने ग्राउंड लेवल पे, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हर लेवल पे उनके कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। इसके वजह से ही उनका संगठन मजबूत हो रहा है। उसी तरह से उबाटा ने भी अपने संगठन को पूरी तरह से मजबूत किया है। तो संगठन जब मजबूत होगा ग्राउंड लेवल पे, तालुका, ब्लॉक, तहसील और इस तरह से जिला लेवल पे जब संगठन मजबूत होते हुए जाता है, तभी वो आगे काम करता है, तभी पक्ष भी आगे बढ़ता है। तो ये थे हमारे साथ में अखिल भाई और तौफीक भाई, जो यहाँ के माहौल को देखकर उसका ऊपर पूरी तरह से प्रकाश डाल रहे थे कि माहौल जो है वो भले कितना भी जटिल हो क्यों ना हो, लेकिन ऐसे में अगर सही काम करने की कुवत होगी और एक सही दायरा होगा, सही तरीका होगा, तो हम जीत हासिल कर सकते हैं।